नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात वाराणसी से। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज सर्वे का काम अब कल से शुरू हो जाएगा। कोर्ट कमिश्नर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक सर्वे कर पाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस आपको बता दें, आज सुबह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था, जहां सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते। कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। वकील हुफैजा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सर्वे का आदेश प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। बहरहाल आज वाराणसी में मामले के अधिकारियों और पक्षकारों की अहम बैठक हुई। अपर पुलिस आयुक्त के दफ्तर में हुई इस बैठक में ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई थी कि कैसे शांतिपूर्ण सुचारू तरीके से सर्वे को पूरा किया जाए। इसके अलावा आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस समय देश की बात में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। अजय प्रताप सिंह, सहायक एडवोकेट कमिश्नर, इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुबह गया, बनारस में आज बैठक भी हुई है और ये कोशिश थी किस तरह से दोनों पक्ष अमन शांति बनाए रखे जब ये सर्वे हो। क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में, आप बताइए। जी निधि जी, मैं कल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ और इसके पहले एक कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी और कल मैं और एक विशाल सिंह साहब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए। टोटल हम लोग 3 लोग कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और हम लोग कल शाम को भी बैठे। आज पक्षकारों को हम लोगों ने सूचना दे दिया लिखित रूप से और कल सुबह 8 बजे से हम लोग ज्ञानवापी पहुंचेंगे और वहां का सर्वे की कार्रवाई जो है शुरू करेंगे। जी, किन किन पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा, सर्वे में क्या क्या होगा, थोड़ा ये बताइए। किन किन बिंदुओं पर आज बात हुई? निधि जी, सर्वे में हम लोग ज्ञानवापी परिसर में जाएंगे अंदर और वहाँ पे जो भी चीज सामने आएगी वह सूची जैसी ही रहेगी, उसका हम लोग वीडियोग्राफी कराएंगे, फोटोग्राफी कराएंगे और हर चीज को देखा जाएगा। फिर उसी रिपोर्ट बना करके उसको माननीय न्यायालय के सामने हम लोग सुपुर्द किया जाएगा। जी अजय जी, वीडियोग्राफी को लेकर जो दूसरा पक्ष था उसने आपत्ति जताई थी, तो ये वीडियोग्राफी कैसे होगी, क्या निर्देश दिए जाएंगे, किन पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा? ये माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो एज ए कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर हम लोग नियुक्त हुए हैं, हम लोग उनको कराएंगे और प्रशासन का इसमें पूरा सहयोग रहेगा। ये माननीय न्यायालय का आदेश ये भी है कि इसमें प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को सबको निर्देश है कि इसमें कोई विघ्न या कोई व्यवधान न पड़ने पाए। तो इसलिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ये माननीय न्यायालय का आदेश है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सर्वे कमेटी जो है वहाँ पे जांच करेगी। जी, जब आज आपकी बैठक हुई थी सुबह, दोनों पक्षों के लोग बैठे थे, मुलाकात हुई थी वहां पे, ये पूरी कोशिश है कि कल शांति बनी रहे, तो वहां पे क्या बातचीत हुई, किस तरह से आप लोगों ने समझाया दूसरे पक्ष को? मेरे साथ कोई बैठक नहीं हुई थी या हम लोग के साथ जो कोर्ट कमिश्नर हम तीनों लोग हैं, इन लोगों के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी। और जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि वादी पक्ष और विपक्षी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कल का काम शुरुआत होगी, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। जी अजय कोई जी, व्यवधान इसमें नहीं आएगा। जी अजय जी, कमिश्नर के रोल पर पहले सवाल उठे थे, तो यानी आप लोग फिर उसके लिए 2 लोग नियुक्त हुए हैं, तो अब आप लोग दोनों का रोल क्या होगा, आप किस चीज का ध्यान रखेंगे? हम 2 लोग नहीं, हम तीनों लोग का, किसी के ऊपर जो सवाल उठे थे वो गलत उठाया गया था कमिश्नर के ऊपर, तो हम तीनों लोग मिल करके सर्वे की कार्रवाई वहाँ पे संपादित करेंगे और पूरा इसका ध्यान रखा जाए कि वादी पक्ष को तथा विपक्षी को कोई उसमें दिक्कत न आए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जो वस्तुस्थिति है वहाँ पर, जो मौके पर वहाँ देखा जाएगा, उसी का हम लोग सर्वे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा करके माननीय न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा। जी सर, आज ही जो सिविल जज हैं जिन्होंने अपने आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, परिवार में उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से चिंताएं हैं,
आप क्या कहेंगे जज की इस चिंता को लेकर? जैसा कि पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं तो उनका सोचना जायज़ है ये जज साहब का, और ये एक ज्ञानवापी मैटर जो है काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, तो इसलिए अगर आदमी ये ध्यान रखता है या ये सोचता है कि सुरक्षा के बाबत, तो उनका सोचना जो है ये जायज़ है। जी एक चीज और, क्योंकि ये इतना संवेदनशील मामला है और आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, कल का बहुत अहम कदम होगा जब आप लोग सुबह 8 बजे पहुंचेंगे। अब क्या मन में, जहन में क्या ख्याल हैं आपके? ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे बनारस में सब अच्छे ढंग से हैं, पक्ष विपक्ष सब ठीक है, कोई ऐसा माहौल बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं है, और बड़े ढंग से, जहाँ तक मेरा अंदाज है, बड़े ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सब हो जाएगा। प्रशासन भी है, तो इसलिए कोई विपक्ष भी चाहता है कि इस ढंग से कार्रवाई पूरी हो, कोई इसमें रुकावट नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा सोचना है। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम हो और सुचारू रूप से काम हो। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और फिलहाल इसी मामले में आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हमारे सहयोगी अजय सिंह ने जो भेजी है वो देख लेते हैं पहले। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे की तैयारी। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी ने सभी पक्षों के साथ बैठक की ताकि अदालत के आदेश पर आम राय से अमल हो पाए। कल 12 मई को कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। हालांकि निचली अदालत के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं। पूछने पर पता चला कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए मना किया गया है। एक छोटा सा सवाल है कि क्यों आप लोगों को लगता है कि किसी से बात नहीं, मीडिया से नहीं बात करना? ऑर्डर नहीं है आगे से किसी से बात, मतलब जो बात करें वो बड़े लोगों से, बड़े लोग करें, जो इंतजामिया वो बात करेंगे, इंतजामिया बात करेंगे, बाकी कोई नहीं बात करेंगे। वैसे शुक्रवार को उनके वकील सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने दलील दी कि 1991 में दाखिल किए गए ओरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। अदालत ने सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन आगे इस पर सुनवाई जारी रहेगी। इन दलीलों के साथ मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। अब अदालत से क्या निर्णय आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर और जिला प्रशासन शनिवार से सर्वे कराने की बात कह रहे हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिंह मौजूद हैं। अजय, कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी उनके इस दौरे की, क्योंकि बहुत अहम होगा उनका आज दौरा जब कल ये सर्वे शुरू हो रहा है। बिल्कुल निधि, हम आपको बताएं तो आज मुख्यमंत्री तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के पास जो है वो बनारस आए हैं और गोदौलिया इलाके में एक श्रृंगेरी मठ है जहां पर कि उनका एक कार्यक्रम था, निजी कार्यक्रम है श्रृंगेरी मठ का। उसके बाद वो कमिश्नरेट में जो है वो जिले के सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। फिर कुछ देर उन्होंने सर्किट हाउस में विश्राम किया और अभी शाम को डीएवी डिग्री कॉलेज में उनका एक कार्यक्रम है, उसमें भाग लेंगे और हो सकता है कि आज रात वो यहाँ पर रुके और उसके बाद कल सुबह वो यहाँ से जाए 9 बजे के लगभग। और इस बीच वो विश्वनाथ मंदिर जब भी आते हैं तो वो विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जरूर जाते हैं, तो वो विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने भी देर रात जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अजय। आप वाराणसी में हालात पर नजर बनाए रखें और देश की बात में फिलहाल हम एक छोटा आगे बढ़ते हैं और
जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। यहाँ से दुखद खबर आई है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कल 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसीलदार दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई। इससे लोग बहुत गुस्से में। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने उन पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की है। 6 महीने में आपको बता दें 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। बड़गांव के चंदूरा गांव का ये मामला है और गोली लगने से राहुल जख्मी हो गए थे। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ा। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे थे। ये मामला हुआ और बड़गांव और कई जगहों पर अनंतनाग, जम्मू विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस के अनुसार बता रही कि कश्मीरी टाइगर्स नाम के एक संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। कल उसको दफ्तर में गोली मारी गई है, ऑफिस में बैठकर, और नाम पुकार कर गोली मारी गई है। पहले नाम से पुकारा राहुल भट्ट कौन है, उसके बाद गोली मारी गई। पिस्टल निकाला, पिस्टल से फायर किया। हम बोलते हैं कि इंक्वायरी हो, सही कमीशन बैठे इसमें सही पता करे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। थाना 100 फुट की दूरी पर था थाना। सिक्योरिटी भी तहसील की भी कोई सिक्योरिटी होगी, कोई बंदा था ही नहीं वहाँ। CCTV फुटेज सब उनके पास है। अगर वो चाहे तो पूरी तहकीकात करिए इस बात की। अच्छे थे सारे, उसके साथ अच्छे थे। बोलता मुझे कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे सारे बहुत वहाँ पे इज्जत करते हैं, सारे इज्जत करते हैं। मगर उन्होंने भी नहीं बचाया। किसी से तो पूछा होगा उन्होंने कि ये क्या है क्या नहीं है। उनको कैसे पता चला यहाँ पे ये है। जानते थे सारे, मगर सब नहीं बोल सकते थे उसको इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। रास्ते में जाता था तो सारे उसको सलाम करते थे, बोलते थे तेरे बगैर बड़गांव अधूरा ही लगता है, तो चाडूरा क्यों गया। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ। मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया, मुझे उसी से। बहुत दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है और हमारे साथ पिताजी भट्ट, राहुल भट्ट के पिता हमसे बात कर रहे हैं। भट्ट जी, बहुत हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। कब पता चला आपको ये सब हुआ? मैडम जी, हमें कल 4 बजे के करीब डॉक्टर नलाल ने फोन पे कन्वे किया कि इस तरह मसला हो गया, कोई गोली लगी है, एक सिंगल गोली लगी। तो उसी से ये शुरुआत हो गई। फिर कोई आधे घंटे के बाद पता लग गया कि नहीं, उसको रेफर किया गया है SMS से। बहुत चिंताजनक स्थिति वहां बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग बहुत गुस्से में हैं। आपको उसके बारे में पता लगा? देखो, उसकी मैडम हमें पता नहीं है क्या बात हो रही है आगे, तो लेकिन इतना है कि बड़ा दुखद समाचार है। अब ये सारा हमारा घर ही टूट गया मैडम, खत्म ही हो गया जी। पिछले 6 महीने में कहा जा रहा है 3 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। चिंता तो हो रही होगी आप लोगों को वहां पर। ये टारगेट किलिंग है, बाज़ाब्ता नाम लेकर पुकारा गया उसको, नाम लेकर। अब कोई होता है सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, चलो वो मान लेते हैं कि भाई हो गया, सब बराबर है। लेकिन ये चुन कर मारते हैं, इसका मतलब यही है। नाम लेकर बुलाया, नाम बाज़ाब्ता ऑफिस में बैठा हुआ था कुर्सी पर बंदा, उसने नाम लेकर बोला राहुल भट्ट कौन है, उसने बोला मैं हूँ, तो उसने पिस्टल अपनी निकाली 5 बार। जी, आप कह रहे हैं टारगेट किलिंग हुई है। क्या पहले राहुल को या परिवार में किसी को धमकी मिली थी? कभी नहीं, कि हमारा पहले कौम हमारा ऐसे ही है कि हम किसी के साथ लड़ाई तो नहीं करते हैं। पहले तो कौम की ही यही निशान है, हम वैसे लड़ाकू नहीं हैं, फिर हम भागते ही नहीं कश्मीर से। बदकिस्मती यही है कि हम बिल्कुल ये वो लोग हैं जो सीधे साधे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। हमारे कौम की निशानी नहीं है। अब क्या हम बोलेंगे सर।
जी, भट्ट साहब, सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित वापस लौटें। सरकार से कुछ आप कहना चाहेंगे? हम क्या बोल सकते हैं, सरकार को खुद ही देखना चाहिए। अगर ऐसे टारगेट किलिंग्स हो तो फिर कौन जाएगा, फिर कौन माँ बाप अपना लड़का भेजेगा, ये बताइए। उस पर तो रोक लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर खात्मा तो होना चाहिए। आपने हमसे इस दुखद समय में बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में स्थिति बेहद चिंतापूर्ण है वहाँ पर, और हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी हमें जो वहाँ पे हालात बने, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों से यहाँ कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, वो यहाँ धरना पे बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। जिस तरह से राहुल भट्ट को कत्ल किया गया अपनी दफ्तर, अपने ही दफ्तर में, और दफ्तर कोई मामूली दफ्तर नहीं, मजिस्ट्रेट का दफ्तर, तहसीलदार का दफ्तर, और वहाँ SDM का भी दफ्तर है, कचहरी का भी वहीं है। उसके बावजूद बंदूक बरदार वहाँ दाखिल हुए, गोलियां मारी उस पर, उसको मार दिया, फिर भाग जाने में कामयाब हुए। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी थे, उन्होंने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया, अभी तक मिले नहीं। और आज सवेरे जब यहाँ एहतजाज हो रहा था, एक और शख्स, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद ठोकर को पुलवामा में उसके घर के अंदर ही उससे मार दिया गया। तो कुल मिला के यह है कि पिछले 24 घंटों से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे मसला ख़त्म नहीं होगा। क्या कश्मीरी पंडितों को या हर एक इंसान को, नागरिक को यहाँ सुरक्षा मिलेगी? पुलिस बिल्कुल ये कहेगी शायद कुछ दिन बाद कि उन्होंने उन आतंकवादियों को मार डाला जिन्होंने ये कत्ल अंजाम दिया था, कत्ल किया था, लेकिन क्या उससे अगला कत्ल रुक पाएगा? ये बड़ा सवाल है। समाजी जो ताना बाना बिल्कुल बिखर चुका है। सोशल लेवल पे कोई ऐसा कोई ये एफर्ट नहीं किया जा रहा है कि ताकि इनको ये सलामती हो। किसके पास लोग जाएं पॉलिटिकली? कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई समाजी लीडर नहीं है जो बचा है, क्योंकि इस तरह से जो सारी चीज़ जो है सुरक्षा की नज़र से देखा जा रहा है, और सुरक्षा की ही बल पे उससे काबू करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये सब कुछ आज हो रहा है, और अभी भी हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ से ये चले जाओ। पुलिस वाले इशारे कर रहे हैं यहाँ से, कुछ लोगों को पहले ही बताया गया हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मसला नहीं जाएगा। मसला ये है कि किसी को सड़क पे बैठने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि उसको ज़िंदगी का खतरा है। ये किसी का कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, ज़िंदगी का मामला है। कश्मीरी पंडित को इसलिए मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित है। एक ऐसा माहौल बना जहाँ कोई सुरक्षित महसूस नहीं किया। कब इनको सुरक्षित मिल जाएगी, ताकि वो यहाँ डर नहीं रहेगा, किसी डर के बगैर यहाँ रह पाएंगे, किसी खौफ के बगैर वो यहाँ रह पाएंगे। और इसी जानकारी के बाद देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको राजस्थान ले चलेंगे। चिंतन शिविर हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। सोनिया गांधी ने कहा हमें सुधारों की सख्त जरूरत है, निजी इच्छाओं को टालना होगा। राजस्थान में कांग्रेस का 3 दिन तक चलने वाला चिंतन शिविर आज से शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने संबोधन में कहा कि हमें सुधारों की सख्त जरूरत है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, कर्ज उतारने का समय। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह वहां पर मौजूद हैं। उमा, आज पहले दिन क्या खासियत रही इस चिंतन शिविर की, क्या क्या अहम बातें रही?
जी देखिए, सबसे अहम बात तो यही रही कि जो शुरुआती संबोधन किया कांग्रेस अध्यक्ष ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पे दो मुद्दों पे जोर डाला। एक तो मोदी सरकार को निशाना बनाया, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो हालत है उसके ऊपर बात की। और जैसा कि आपने बताया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये पार्टी का कर्ज उतारने का वक्त है, पार्टी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आमूलचूल बदलाव का भी ये वक्त है, ताकि हम जो जिस तरीके से हम पुरानी जिम्मेदारी निभा रहे थे उसी हालत में आ पाएं। तो एक सीधे तौर पे असंतुष्टों को एक इशारा, एक संदेश कि एक सुर में एकजुट होकर बात करें, अपनी बात रखनी है तो पार्टी फोरम पे रखें, लेकिन बाहर जब जाएं तो एकता का संदेश दें। तो ये सारी बातें कहते हुए सोनिया गांधी ने इस पे जोर डाला है कि जो एक अलग अलग फ्रैक्शन नजर आता है कांग्रेस पार्टी में, खासतौर पे अगर हम जिक्र करें G23 का, उसके भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक कि आनंद शर्मा जो हैं वो राहुल गांधी के बगल में बैठे थे, गुलाम नबी आज़ाद उन्हीं के साथ बैठे थे। तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी के भीतर देने की सोनिया गांधी ने कोशिश की है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त कांग्रेस को है। और जो राजस्थान और छत्तीसगढ़, दो ऐसे राज्य हैं जहां पे अपने तौर पे कांग्रेस की सरकार है, इन राज्यों में वापसी कैसे होगी 2023 में, ये भी एक बड़ी चुनौती की बात है। और दूसरी बात, 2024 का रोड मैप तो बनाना तो है ही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव है, तो जो कुछ भी चिंतन शिविर से 3 दिन के बाद निकलकर सामने आएगा, व्यावहारिक तौर पे उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो राज्यों के चुनाव में नजर आएगा कि वाकई में कांग्रेस ने कुछ सीखा भी है, कुछ चिंतन मनन करने के बाद जो नतीजा निकाला उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं। तो ये एक देखने की बात होगी। निधि। बिल्कुल उमा, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और अगले 2 दिन भी आकलन हम करेंगे कि क्या कांग्रेस कदम उठाती है अपने आप को मजबूती देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बुलडोजर की राजनीति जो दिल्ली में चल रही है उस पर जानकारी देंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में बुलडोज़र की सियासत जो है वो तेज़ है। एमसीडी ने बुलडोज़र को आज भी उसका काम जारी रखा, दिल्ली के कई इलाकों में चले। तो दिल्ली सरकार ने बीजेपी शासित एमसीडी पर 63 लाख घरों को तोड़ने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी शासित एमसीडी पर वसूली करने का आरोप लगाया है, और ये भी कहा है कि जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके घर और ऑफिस के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को नहीं तोड़ा गया तो एमसीडी प्रभारी श्री पाठक के नेतृत्व में आप के कार्यकर्ता बुलडोजर लेके पहुंचेंगे। देश की बात में बात अब बढ़ते तापमान की। देश के अधिकतर राज्य इस वक्त भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। विदर्भ के किसानों के लिए मार बड़ी है, क्योंकि लगातार बिजली की कटौती से फसलों की सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए सब्जी की फसल बर्बाद हो रही है। संतरे की खेती पर भी असर पड़ा है। महाराष्ट्र में विदर्भ में जो तापमान है 42 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। और इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।